हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एनएलएम की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है और आज हम जो स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले एक जो बेसिक डिफरेंस है, इससे पहले कि सर्कुलर मोशन के अंदर के फोर्स, रोटेशन, इन सब की मैं बात करूँ, एक छोटी सी चीज़ उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो बेसिक सर्कुलर मोशन और रोटेटिंग मोशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन कहते किसको है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन, है ना। नया चैप्टर है, एनएलएम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद किसका चैप्टर का नाम क्या आएगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले एक बेसिक से डेफिनेशन जो हम 9th और 10th में भी पढ़ते हैं, व्हेन, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का जो बेसिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट मूव, when object move along circumference of a circle. When object move along circumference of a circle is called circular motion. Is called circular motion. तो सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, छोटा सा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई सर्कल होता है मेरे पास इस तरीके से, तो ये जो पार्ट होता है, अगर इस सर्कल का रेडियस मेरे पास कितना आर है, इस सर्कल का रेडियस कितना है आर, तो अगर आप इस तरीके से पूरा सर्कल ऐसे घूमोगे, जैसे आप पी पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, पी पॉइंट से, और वापस घूम करके कहाँ पे पहुँच गए, पी पॉइंट पे, तो आपने कैसा मोशन किया, आपने मोशन किया सर्कुलर मोशन। किस तरह का मोशन किया, आपने मोशन किया सर्कुलर मोशन, यानी यहाँ से चले और वापस घूम करके एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे आप और वापस कहाँ गए, पी पॉइंट पे। तो ये आपने क्या डिस्टेंस कवर किया, ये आपने डिस्टेंस कर लिया सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रोटेट करेगा सर्कमफ्रेंस पे, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और अच्छे से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक कोई पर्सन यहाँ पे है जिसका नाम है चिंटू, है ना, चिंटू मान लेते हैं इसको। चिंटू यहाँ पे खड़ा है और चिंटू ने क्या किया है ना, एक रोप इसके हाथ में, इस तरीके से एक रोप इसने ली है और यहाँ से एक सिंपल सा एक स्टोन या पार्टिकल बोल सकते हैं, एक स्टोन या पार्टिकल ऐसे लिया और उसको ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया ना, ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। और किस डायरेक्शन में घुमा रहा है ये इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट के रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस सेंटर से पास करेगी इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे छोटा सा पार्टिकल है किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये है यहाँ पे चिंटू, तो इसके सेंटर वाली जो एक्सिस होगी इसके अबाउट इसको क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में एक नोट करने वाली बात ये है, सर्कुलर मोशन में नोट करने वाली बात क्या है कि एक तो ये जो हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे, पार्टिकल कंसिडर एज पॉइंट मास या फिर कांस्टेंट मास। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो उसको क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। एंड नेग्लिजिबल साइज, और जो पार्टिकल होगा उसको साइज कैसा मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। तो मास कैसा हो गया, पॉइंट मास या फिर कांस्टेंट मास, और साइज कैसा हो गया, नेग्लिजिबल। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, इस तरह के मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, है ना। एक और मैं बता देता हूँ करके, ये लिख लो आप, एक और एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। तो ये तो है सर्कुलर मोशन। अगर पूरा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्टोन, तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, सेंटर वाले जो एक्सिस है उसके अबाउट अगर रोटेट करेगा, जैसे आप किसी धागे के अंदर किसी स्टोन को फिक्स कर दो धागे के अंदर और उसको रोटेट कराओ ऐसे, है ना, तो कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है वो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट है, स्टोन का सारा मास कैसा है, पॉइंट की तरह, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये लिख लो आप। एक और बेसिक से एग्जांपल समझ लेते हैं सर्कुलर मोशन में। ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो सर्कुलर मोशन समझने में, है ना। अभी फोर्स वगैरह की सब बात करेंगे, धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा यहाँ पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मोशन
ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, है ना। तो अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड वो कैसा है, तो उसके अंदर आप दोनों चीजें समझ सकते हो, है ना। जैसे सन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है सन, इसको सन मान लेते हैं, ये क्या है, सन है मेरे पास, है ना, इस तरीके से। और इसके जो अराउंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अराउंड प्लैनेट भी रोटेट करते हैं और इसके अराउंड अर्थ भी रोटेट करती है ना। प्लैनेट भी रोटेट करते हैं और अर्थ भी रोटेट करते हैं, क्योंकि अर्थ भी क्या है, खुद एक प्लैनेट है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको बोल देता हूँ मैं अर्थ, इसको क्या बोल देंगे, अर्थ बोल देंगे। अब जो अर्थ है ये इस तरह इसको क्या करेगी, किस डायरेक्शन में घूम रही है अर्थ, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मान लेते हैं, है ना। और ये रेडियस कितना मान लेंगे यहाँ पे, ये कुछ रेडियस होगा, ये आर बोल देते हैं, है ना, कुछ क्या रेडियस क्या होगा इसका आर मान लेते हैं। और अर्थ के बारे में आपको पता होगा, जब सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है तो पूरा एक सर्कल तो कंप्लीट करेगी। तो अर्थ अगर सन के अराउंड घूमेगी इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, आपको पता होगा, इसकी जो सेंटर वाली एक्सिस है उसके अराउंड भी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो अर्थ जब पूरा एक रोटेशन करेगी तो कितने टाइम में पूरा करती है, 365 डेज, अप्रोक्सीमेट कितने दिन में, 365 डेज पूरा। जब एक साल कंप्लीट करती है, 1 ईयर कंप्लीट करती है, तो कितने दिन में करती है, 365 डेज। तो 365 डेज में जो मोशन कंप्लीट करती है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। भाई इसी को तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से सर्कुलर मोशन की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है। अब इसके बाद बात करेंगे रोटेशन मोशन, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स का जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है उसी का नाम है रोटेशनल मोशन। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी पढ़ेंगे इसको वहीं पे अच्छे से। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सारे मैकेनिक्स के रूल भी अप्लाई होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो रोटेशनल मोशन ये क्या है, इसके बारे में छोटी सी बात ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड इटसेल्फ, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, उस तरह के मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। कैसे, जैसे ही अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये वाला जो रोटेशन है ना, यानी वन डे मोशन इन वन डे। तो एक दिन में जो मोशन करती है अर्थ, एक दिन वाला जो मोशन होता है, एक दिन में जो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है उसको क्या बोलेंगे, ये किसका पार्ट है, इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाए कि सर्कुलर और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक किसी पॉइंट पे होगा, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, सेंटर वाली जो एक्सिस होगी। रोटेशन मोशन में भी सेंटर के अबाउट रोटेट करता है, लेकिन खुद की जो एक्सिस होती है, खुद की, है ना, खुद की जो एक्सिस होती है उसके अबाउट ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो मैंने लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो जैसे अर्थ का मोशन होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस रोटेशनल मोशन को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ आपको, तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ये लिख लिया सबने, एक बेसिक सी बात मैंने कर ली। इसके बारे में छोटा सा और बता देता हूँ, तो ये भी आपको थोड़ा डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से, थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास, जैसे एक डिस्क में ले लेता हूँ ना, डिस्क सबने देखी होगी। डिस्क कैसी होती है, एक प्लेट टाइप की, है ना, एक प्लेट टाइप के 2 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्क बोलते हैं, है ना। अगर उसको 3D कर दोगे आप तो सिलेंडर बन जाएगा। तो डिस्क कैसी होती है, प्लेट की तरह होती है, 2 डायमेंशन। तो इस तरह की डिस्क होती है, जैसे प्लेट होती है आपके घर में, इस तरह की डिस्क होती है। इसको थोड़ा मैं ऐसा बना लेता हूँ। डिस्क कैसी होती है, इस तरीके की, ये डिस्क होती है ना। ये क्या होती है यहाँ पे, डिस्क को ऐसे बना लेते हैं, ये होगी। और इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही है ना। इसको ऐसे मानो कि डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट। अब देखो ये जो डिस्क है ना, यहाँ पे ये कुछ डिस्क ऐसे हो सकती है ना, ऐसा मान लेता हूँ मैं, ये कोई डिस्क है, क्या है ये क्या है मेरे पास, डिस्क। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटेशन मोशन क्या होता है। एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, स्पिन अराउंड इटसेल्फ। ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना। तो एक कैसा मोशन है, ये तो रोटेशन मोशन है, समझ में आती है बात। अब एक बात मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस डिस्क के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। भाई हर कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है,
तो डिस्क के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो हर एक पार्टिकल के अगर मास की बात करता हूँ, हर एक पार्टिकल के अगर मास की बात करता हूँ, देखो इन सबको हटा देता हूँ मैं इधर से, ये जो डिस्क का ही पार्ट है ये लाइनिंग में हटा देता हूँ। तो देखो ये तो सेंटर वाला पार्ट हो गया यहाँ से इस तरीके से। तो सेंटर से अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, है ना, इस पार्टिकल को ले लेते हैं, अगर ये मास कितना है इसका m1 और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसको r1 बोल देंगे। एक मास है यहाँ पे m2, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे, इसका रेडियस r2। एक मास में इधर ले लेता हूँ, है ना, एक मास इधर ले लेते हैं, ये मास कितना है m3, तो रेडियस कितना हो जाएगा इस मास का r3। तो डिफरेंट रेडियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोटेटिंग मोशन होता है, अब देखो यहाँ पे m1 वाला जो पार्टिकल है वो r1 रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन में है, m3 वाला जो पार्टिकल है वो r3 रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन में, तो घूमेगा ना, सर्कुलर मोशन करेगा। और m2 वाला पार्टिकल r2 के साथ सर्कुलर मोशन में। तो हम रोटेटिंग मोशन में क्या बोल सकते हैं, नोट करके हम एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंट points of a object in a rotational motion, ये लिख सकता हूँ मैं, जो बात मैंने बताया उसी को लिख रहा हूँ। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, तो कोई 3 पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिए। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन मोशन हैविंग circular motion with different radius. Different points of an object in rotational motion having circular motion with different radius. यही बात मैंने लिखी कि रोटेशनल मोशन के अंदर अलग अलग पार्टिकल अपने आप में सर्कुलर मोशन करते हैं और उन सबका सर्कुलर मोशन अलग होता है क्योंकि रेडियस सबकी क्या रहती है, अलग रहती है। अभी मैं बताऊंगा कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। रेडियस डिफरेंट तो मोशन भी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ होगा। यहाँ पे ना इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी, वेलोसिटी जो होगी वो अलग मिलेगी आपको, सब बात करेंगे भी। अभी बस मैं एक जनरल पॉइंट बात कर रहा हूँ कि रोटेशन मोशन में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनमें से अगर कुछ पार्टिकल की आप बात करोगे तो वो पार्टिकल डिफरेंट रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन में रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। भाई रोटेशनल मोशन के अंदर हो गया सर्कुलर मोशन डिफरेंट पार्टिकल का, ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप इतना समझने के बाद थोड़ा सा आपको ये रोटेशन और क्या बोल सकते हैं इसमें जो सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बेसिक से समझ में आया होगा। अभी दोनों की बात करेंगे क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन फिर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, तो उसको नोट करो। फिर इसके बाद थोड़ी सी बात और आगे करते हैं कि कैसे उसको क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर मोशन में, क्या क्या इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में डिफाइन करेंगे। लिख लो फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा। तो सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, ये हटा देता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। तो अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं क्योंकि उसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। तो सर्कुलर मोशन, है ना, टॉपिक का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a circular path is called circular motion। यही हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर मोशन के बारे में कि कोई भी मोशन होगा जो पार्टिकल का अगर वो सर्कुलर पाथ के अलोंग होगा तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एक तो पॉइंट ये हो गया इसमें। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इट इज ऑलवेज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज ऑलवेज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमेशा कैसा मोशन मिलेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा, यानी सर्कुलर मोशन कैसे भी हो हमेशा इसके पास एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। किसके पास, पार्टिकल के पास। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रहता है तो हमेशा उसके पास जो है एक्सेलरेशन रहेगा। कांस्टेंट स्पीड कभी देखने को नहीं मिल सकती आपको, है ना। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना। कैसे नहीं रहेगी उसको समझते हैं। तो ये पॉइंट है, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसको समझते हैं, बात मैंने कैसे बोल दी। तो देखो यार, जैसे मेरे पास इधर बना लेते हैं, कोई पार्टिकल है
और वो ऐसे कोई सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से, कोई पार्टिकल है कैसा मोशन करेगा इस तरीके से, सर्कुलर मोशन करेगा। इसको मैं इधर बना लेता हूँ, ये रहा। तो कैसा मोशन हुआ ये, सर्कुलर मोशन। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, एक ऐसा पॉइंट है सेंटर पॉइंट। अगर मैं इसकी बात करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँगा, कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं इस तरीके से, है ना, कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब पार्टिकल सपोज करो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, जैसे वॉच घूमती है, घड़ी जो घूमती है उसके डायरेक्शन में। अब ये जो रेडियस है इसको बोल देंगे यार, इस रेडियस को क्या बोल सकते हैं यार, तो रेडियस तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक जैसे ही रहेगा, तो रेडियस को तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, रेडियस तो हर एक पॉइंट पे कैसा रहेगा, सर्कुलर मोशन में बराबर रहेगा, है ना। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, रेडियस हर पॉइंट पे बराबर रहेगा। मैंने कितने पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। तो एक्सेलरेटेड मोशन में होता क्या है, देखो अगर इस पॉइंट पे मुझे स्पीड देखनी है, क्या देखनी है, स्पीड। तो देखो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कि टेंजेंट एट अ सर्कल। किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या बताएगा, टेंजेंट एट अ सर्कल डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो जो किसी भी सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे उस पार्टिकल की डायरेक्शन को बताएगा। यानी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती यहाँ पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग मिलेगी, है ना। अब टेंजेंट का मतलब क्या है ये आपको पता होगा थोड़ा सा, जैसे कोई कर्व सरफेस मेरे पास होती है तो किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो टच करते हुए जस्ट, है ना, ऐसे टच करते हुए, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से, इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो क्या करूँगा, इस तरीके से लिख देंगे इसको, इसको बोलेंगे v1। क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसके डायरेक्शन को किधर दिखाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की स्पीड रहेगी। इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, इसको बोल देंगे v2। इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, इसको बोल देंगे v3। और इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इसको बोल देंगे v4। समझ में आ रही इतनी बात, ये हो गया v1, ये v2, ये v3 और v4। तो अलग अलग पॉइंट पे आपको डायरेक्शन अलग अलग मिलेगी। तो टेंजेंट एट अ सर्कल डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पॉइंट इसकी बात करूंगा, इसको बोल देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे तो ये v1, v2, v3, v4। और ये वेलोसिटी जो मेरे पास होती है, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये बात समझ आ रही है सबको। इस बात का मतलब समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ना कि ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, तो इससे आपको एक बात समझ आएगी। देखो वेलोसिटी कैसे, वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसके पास। तो अगर ये जो वेलोसिटी दी है यहाँ पे, क्या दी है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जो v है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहे, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब बोलेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। तो बस मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। अच्छा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, खाली मैग्नीट्यूड को अगर देखा वो एक जैसा है, वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन की नहीं बात कर रहा मैं, खाली मैग्नीट्यूड की, तो वो अगर कांस्टेंट है तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ आ गई आपको। यानी यहाँ पे भी स्पीड कितनी होगी, अगर 3, यहाँ भी कितनी होगी 3, यहाँ भी कितनी होगी 3। यानी स्पीड किसी भी पॉइंट पे आपको चेंज नहीं मिलेगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है देखो हर एक पॉइंट पे, लेकिन स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसको लिखो। मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, मैं पहले ये हटा देता हूँ ऊपर से। चलिए मैं हटा देता हूँ। देखो ये लिख लिया होगा आपने। तो इतनी बात सबको समझ आई है ना, इतनी बात सबको समझ आई होगी कि ये जो है मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और इसमें ही एक पॉइंट और लिख लो, इफ मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, है ना,
मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, कहने का मतलब कि अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ना सर्कुलर मोशन का, ये कांस्टेंट अगर नहीं रहता है ना, v की वैल्यू अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती है तो कैसा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ आ रही सबको? तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी एक्सेलरेटेड फ्रेम क्यों लिखा मैंने, ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ये देख लेते हैं। तो देखो जो वेलोसिटी मेरे पास होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, यही मैंने बताया था अभी, है ना। तो अगर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे या बदले, तो बदलेगा मैग्नीट्यूड तो फिर तो पक्की बात है, फिर तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा ही आएगा, है ना। अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा फिर तो एक्सेलरेशन आएगा पिक्चर में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, पर यूनिट टाइम, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर v कांस्टेंट हो जाए, अगर v कांस्टेंट नहीं होगा फिर तो एक्सेलरेशन आएगा ही, तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो अगर v कांस्टेंट हो जाए, तो v अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो जाए फिर एक्सेलरेशन कैसा आएगा, तो देखो वेलोसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर खाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन को कैसे बोल सकते हैं। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे तब बोलते हैं वेलोसिटी जो होगी मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। तो मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन तो बदल ली है ना, हर एक पॉइंट पे, ए पे डायरेक्शन अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है और डी पे अलग है। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड क्यों होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल डिफरेंट, रफली में लिख रहा हूँ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ये थोड़ा सा रफली मैंने लिख दिया है ना। क्यों होगा मोशन एक्सेलरेटेड, क्यों होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो डायरेक्शन बदलेगी तो मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहे, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो v भी चेंज होगा, और v भी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसके बाद भी एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी बात करेंगे जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कांस्टेंट नहीं होगी तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कांस्टेंट होने के बाद भी हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों रहेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि स्पीड की जो ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी पार्टिकल की वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो डायरेक्शन अगर बदलेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे क्या आएगा पिक्चर में, एक्सेलरेशन आएगा। ये नोट करो। फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन की जो प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी होती है और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ये लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये लिख लिया होगा सबने। तो ये था मेरे पास अबाउट द सर्कुलर मोशन। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक बेसिक सी जो बात है वो हमने कर ली है कि किसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे और किसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन, है ना, इतनी बात समझ आ रही होगी सबको कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर मोशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसमें आती है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर किसी दो क्वांटिटी में कुछ बड़ा चेंज मुझे दिखाना है तो क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा। अगर स्मॉल चेंज दिखाना है तो डी का यूज़ करते हैं, स्मॉल डी का। ठीक है, डेल्टा थीटा। और कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो ये होता क्या है, देखो जैसे मेरे पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस के ऊपर, वो यहाँ था फिर मूव करके कहाँ गया, इधर आ गया, है ना, यहाँ पे। तो कितना चला, सपोज करो 5 मीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोल देंगे मैग्नीट्यूड में, 5 मीटर। और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अगर वो इधर मूव कर रहा है तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट। रफली बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये हम काइनेमेटिक्स में बात कर चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये अगर आगे जाएगा 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक रफली सी बात की है यहाँ पे, तो ये मिटा देता हूँ, है ना। तो ये मतलब होता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा अब देखो जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
अब देखो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो एंगल की फॉर्म में होगा, देखो कुछ एंगल मिलेगा मुझे क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना। तो ऐसे मान लेते हैं कुछ जो कहानी होगी इसकी इस तरीके से होगी, इधर बना देता हूँ मैं, देखो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इस तरीके का होगा। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो सपोज करो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है ए, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1 मान लेते हैं, है ना। और एक पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, है ना, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी मान लेते हैं v2 मान लेते हैं इस पॉइंट पे, है ना। इस तरीके से ये टेंजेंट होगा, यहाँ पे इसको ऐसे बना, ये टेंजेंट होगा तो उससे टच करता हो जाएगा इस तरीके से। तो ये स्पीड कितनी होगी v2, है ना। ये पॉइंट होगा यहाँ पे, तो उसको अगर मैं इधर मिलाता हूँ, है ना, इस तरीके से मिलाते हैं। तो एक जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे पॉइंट की जनरल, उसको ऐसे बना लो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। एक जनरल पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये होगा यहाँ पे, तो अगर इस पर ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ये मेरे पास हो जाएगा v2, है ना। ये v1 और v2 इसको यहाँ पे मिलाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। ये पॉइंट ए है तो ये क्या हो गया ए डैश। तो मैंने ये मान लिया, क्या मान लिया कि पार्टिकल ए से चला कहाँ तक, ए डैश पॉइंट तक। ए से कहाँ चला, ए डैश पॉइंट तक। तो ए से ए डैश चलेगा तो कुछ एंगल भी मूव करेगा, उस एंगल को ही बोल दिया मैंने डेल्टा थीटा। उस एंगल को क्या बोल दिया, डेल्टा थीटा। और यहाँ पे भी रेडियस कितनी रहेगी आर, और यहाँ पे भी रेडियस कितनी रहेगी आर, है ना। रेडियस तो किसी भी पॉइंट पे नहीं बदलेगी, तो ये हो गया डेल्टा थीटा। इसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी पॉइंट ऐसे कहाँ चला, ए डैश पे, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रेडियस आर और यहाँ पे भी रेडियस आर। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि एंगल मूव बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल मूव बाय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे, ये जो आर होता है, ये जो आर होता है यही होता है पोजीशन वेक्टर। ये हमने पढ़ा है सब वेक्टर में, ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर। ये जो डिस्टेंस, ये जो आर होगा इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। एंगल मूव बाय पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और क्या बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट, है ना। तो एंगल मूव बाय पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू ए डैश विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, पॉइंट ए से ए डैश, भाई पहले यहाँ पे था और मूव करके कहाँ चला गया, फिर ए डैश पे आ गया। तो किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और सुनो, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी बेसिक सी। दो चार चीज़ें और हैं इसके अंदर, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है मेरे पास, वो जनरली क्या लेते हैं, रेडियन, है ना। वो क्या लेते हैं, रेडियन। रेडियन जो होती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की एक एसआई यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। और ये अकेली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट होने के बाद भी ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस। यानी यूनिट होने के बाद भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस होगा तो क्या लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ये डिफाइंड होगा। यूनिट होगी रेडियन, ऐसा यूनिट होगी, और कैसा होगा नंबर, डायमेंशन लेस होगा। तो यूनिट होने के बाद भी नंबर कैसा रहता है, डायमेंशन लेस। इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी बहुत सारी बातें करेंगे हम, तो अभी आप इतना लिखो, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में कि, और इसमें एक रेडियन और डिग्री वो सब क्या होता है उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिख लो आप, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये रेडियन क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। तो अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल की फॉर्म में भी मेजर हो सकता है ना। कोई आपको बोल सकता है कि कितना घूमे, आज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन जब भी सवाल आप करोगे क्वेश्चन में, हमेशा वैल्यू किस में रखनी है, अगर डिग्री में दिया होगा तो उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर किस में रखोगे, रेडियन में इसको रखोगे, क्योंकि रेडियन कैसी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट किसको बोलेंगे, सब हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और डिग्री से कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो ये आपने लिख लिया होगा। तो चलिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में बताया उसको, यहाँ पे भी एक बार और बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो देखो, तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे बात करता हूँ, तो अगर 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री होता है π/180 और रेडियन। ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 और रेडियन। और यहीं से अगर मैं बात करूँ 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन होता है 180/π डिग्री, 180/π डिग्री, है ना। ये होता है, दोनों आपको याद रखने रिलेशन। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। सर्कुलर मोशन में एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको कि मैं डिग्री को क्यों यहाँ पे रिलेशन लिखा, तो बात समझ आ जाएगी।
तो 4 पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल, जैसे हम करते आ रहे हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट कितना है डी, है ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और यहाँ पे कितना है डी पॉइंट। और इसी को मैं अगर आगे लिखता हूँ तो जैसे कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चला, कहाँ से चला, ए पॉइंट से, और वापस कहाँ पे आ गया, पूरा घूम करके, जैसे क्लॉकवाइज अगर ये घूमेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए से चला तो किस कहाँ पे आ गया, वापस ए पे। तो मोशन कैसा हुआ, ए टू ए। तो ए टू ए अगर मोशन होगा तो ए टू ए यानी इस तरीके से घूमेगा, तो कितना एंगल घुमा हुआ यहाँ पे, इतना एंगल रोटेट किया, डिग्री में कितना किया 360, डिग्री में कितना किया 360। तो 360 जो रोटेशन होता है वो रेडियन में किसके बराबर होगा, 2 पाई के। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी लगा के देख सकते हैं। तो 360 किसके बराबर होगा, 2 पाई के। तो 360 घूमने का मतलब, 360 घूमने का मतलब कितना घूमा, 2 पाई। और अगर ए टू सी गया, ए टू सी यहाँ से यहाँ तक, तो कितना जाएगा, 180 जाएगा। तो 180 अगर जाएगा तो 180 ये किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। 180 किसके बराबर होगा, पाई के बराबर। और अगर ए टू बी जाता है ना, ए टू ए का मतलब कैसा होगा, फुल रोटेशन, है ना। कैसा मोशन होगा, फुल रोटेशन, फुल रोटेशन होगा यहाँ पे। और ए टू सी वाला कैसा होगा, ये होगा हाफ रोटेशन। कैसा रोटेशन होगा, हाफ। तो हाफ रोटेशन में कितना रेडियन होता है, हाफ रोटेशन में कितना होता है, पाई। फुल रोटेशन में कितना होता है, 2 पाई। और अगर 1/4 पार्ट की बात करेंगे, 1/4 का मतलब ए टू बी कितना एंगल है यहाँ पे, 90। तो अगर यहाँ पे 90 की बात करेंगे तो 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये होगा π/2। समझ आ रही इतनी बात। तो ए टू ए घूमेगा तो फुल सर्कल, तो कितना हो गया, 2 पाई। ए टू सी गया हाफ, तो बोलेंगे हाफ रोटेशन कितना हो गया, पाई। और ए टू बी गया 90, तो 90 में कितना हो जाएगा, π/2। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, है ना। अब कन्वर्ट कैसे करोगे वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो वो भी आसान है। तो उसमें भी मैं नीचे ही बता देता हूँ करके, वो भी, है ना। तो ये तो हो गया, डिग्री में होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपको दिया 30 डिग्री, क्या दिया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, π/180 रेडियन। तो 30 में कितने होंगे, 30 इंटू ये π/180 इतना रेडियन, ठीक है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 6। तो रेडियन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा π/6 रेडियन। कितना आ जाएगा, π/6 रेडियन। तो अगर 30 डिग्री दिया होगा तो इसको रेडियन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आसान है ये। अब इसके बाद मैं इसको ही बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा करके इधर बता देता हूँ साइड में, क्या करके, कि अगर मुझसे पूछे कि π/4 में कितने डिग्री होते हैं, है ना, कि क्या पूछे, π/4 में हाउ मच डिग्री। तो π/4 यानी रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्या करेंगे, π/4 लिखेंगे और इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में ना। ये कितना है, 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 4 5। तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 45 डिग्री, है ना। कितना आएगा, 45 डिग्री। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बता दिया, अदरवाइज तो सीधा आपको पता ही है। ये आप बेसिक चीज़ याद रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको दे कि कितना एंगल घुमा, सपोज करो पार्टिकल ए टू ए डैश कितने एंगल पे गया, 30 डिग्री पे गया, तो उसको 30 डिग्री अगर क्वेश्चन में देगा तो पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। तो कैसे करोगे, 30 इंटू π/180 रेडियन, तो कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन। और π/4 में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था, इसको लिख लो आप, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए लिख लिया सबने, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो ये सब समझ गए होंगे आप कि रेडियन देगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और डिग्री देगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। चलिए, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिलेशन, है ना, एक रिलेशन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है आपको कि रिलेशन बिटवीन, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी जो सर्कल में होगा आर्क के फॉर्म में, और एक होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा ये देखो कि इसको प्रूफ भी करके मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा क्या होता है समझ में आ जाएगा आपको। जनरली लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं, थोड़ा सा प्रूफ भी करके देख लेंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे ये है मेरे पास, इस तरह का मोशन होगा सर्कुलर, ये होगा सर्कुलर मोशन। तो ये अगर पॉइंट होगा यहाँ पे, ये मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे,
इस तरीके से मान लेंगे, है ना। तो ये यहाँ से कितना मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा थीटा, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे ए डैश, मान सकते हैं। यहाँ से कितना घूमा डेल्टा थीटा, और ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे ए टू डैश, ये वाली, है ना। इसको कितना बोल दिया मैंने डी एस, इसको कितना बोल दिया डी एस, है ना। तो डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, डेल्टा एस लीनियर, या फिर इसको लिख लो इसको ऐसे लिख लो, सही से लिखा देता हूँ मैं। डेल्टा एस जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल एट सर्कमफ्रेंस ए टू ए डैश, है ना। ये लिख दिया मैंने। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल एट सर्कमफ्रेंस ए टू ए डैश, यानी ए टू ए डैश जाने में सर्कमफ्रेंस पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे डेल्टा एस। ये बात समझ में आ गई होगी। और तो ये डेल्टा एस क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, सर्कल के ऊपर। तो अगर इनका रिलेशन की बात करेंगे तो जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, अगर मैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक बात आपको दिखेगी यहाँ से कि अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो अगर डिग्री की बात करें, है ना, किसकी बात करें यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब कि जैसे आप कोई सर्कल यहाँ से चला ना इस तरीके से, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ए से चला और वापस पार्टिकल घूम के किधर आ गया, वापस ए पे आ गया, है ना। यानी ए टू ए का जो मोशन होगा ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पूरा घूमेगा, ये तो 2 पाई के बराबर होगा। वही तो पढ़ा था हमने कि 360 डिग्री कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई, है ना। ये मिटा देता हूँ। और अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, किसकी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेल्टा एस, ये तो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल एट सर्कमफ्रेंस। तो पूरा अगर घूमेगा तो पूरा सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस घूमेगा, ये रेडियस कितना मान लेंगे, आर मान लेंगे। तो पूरा अगर घूमेगा तो कितना घूमेगा, पूरा आर, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। ये होगा यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई आर। तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो 2 पाई को किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 पाई आर के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो ये 1 रेडियन, ये तो रेडियन है ना, और ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस है सिंपल, है ना। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 रेडियन कितना बचेगा, आर के बराबर। तो थीटा रेडियन, थीटा रेडियन, देखो 2 पाई में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, 1 रेडियन में कितना किया, आर, तो थीटा रेडियन में कितना करेगा, थीटा इंटू आर, और इसी को क्या बोलेंगे, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। 2 पाई में कितना, 2 पाई आर, इतना रेडियन और इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर है दोनों, तो 1 रेडियन में कितना आर डिस्टेंस, तो थीटा रेडियन में कितना थीटा आर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आर इंटू थीटा। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे इस फॉर्मूले से है, तो इसी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, है ना। या फिर आर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख लो कि जो डेल्टा थीटा होता है, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल्टा एस बाई किसके बराबर होता है, आर के। और डेल्टा एस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ये डेल्टा एस को क्या बोलते हैं, आर्क बोलेंगे। आर्क का मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आर्क हो गया। तो आर्क की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे आर्क, डेल्टा एस को, और आर मेरे पास क्या हो जाएगा, और रेडियस। तो ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है कि डेल्टा थीटा कितना होता है, डेल्टा एस बाय आर, डेल्टा एस हो गया आर, और आर मेरे पास क्या होगा, रेडियस, और ये रिलेशन होता है एस इक्वल टू आर थीटा। तो आई होप ये छोटी सी बात आपको ध्यान रहेगी। तो उसको लिख लो। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी तो मैग्नीट्यूड की बात तो हमने कर ली, कितना, ये रिलेशन हो गया, और डेल्टा थीटा भी हमने निकाला था वहाँ से। तो इसके जो डायरेक्शन है उसकी भी बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उसको लिख लो आप, फिर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। चलिए ये हटा देता हूँ। डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा एस बाय आर, यानी ये जो डेल्टा एस होगा, यानी ये जो डेल्टा थीटा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, ये वाला आर्क डिवाइड बाय ये रेडियस। ये डेल्टा थीटा की वैल्यू आई है यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे देख ले, अब क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे बताओ।
डायरेक्शन कैसे देखेंगे यहाँ पे, देखो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन। तो एंगुलर किसकी डायरेक्शन, डेल्टा थीटा की। तो डायरेक्शन किससे देखेंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है किससे आएगी, राइट हैंड थंब रूल से आएगी। कैसे देखेंगे, बड़ा आसान है, देख सकते हैं। देखो जैसे ये है ना, मेरे पास एक पार्ट में ऐसे बना लेता हूँ तो सिंपल आपको समझ आ जाएगा। जैसे सरफेस है मेरे पास, अर्थ की सरफेस है, तो इस पर आप ऐसे घूम रहे हो गोल, है ना। तो डायरेक्शन का क्या मतलब होता है वो भी समझ जाओगे इधर से। और ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली, इसको बोलेंगे एक्स, और ये वाली कितनी होगी, इसको बोलेंगे वाई, और ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेड। इसको क्या बोलेंगे, जेड। अब कोई पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, पार्टिकल पहले किस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से, ये तो होगी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा तो यहाँ से घूमेगा डेल्टा थीटा, है ना। ये तो एंगल घूमेगा क्लॉकवाइज, और इसको मान लो ए पॉइंट है वो, और पॉइंट इसको मान लो बी, है ना। तो ए से बी पे घूमा थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि फिंगर कर्ल, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलेगा, तो राइट हैंड की जो फिंगर होंगी उनको कर्ल करो, कहाँ से लेके ए टू बी। तो राइट हैंड की जो फिंगर है उसको कर्ल करो ए टू बी। तो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर आप फिंगर को कर्ल करोगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो क्लॉकवाइज होगा, फिंगर कर्ल करोगे तो थंब किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर फिंगर आप क्लॉकवाइज कर्ल करते हो ऐसे, तो थंब किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, डेल्टा थीटा कैसा आएगा, डेल्टा थीटा आएगा डाउनवर्ड। क्यों आएगा डाउनवर्ड, डेल्टा थीटा की डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा, क्योंकि थंब किधर है, थंब किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन में किधर होगी, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड अगर बोलोगे आप इसको, जैसे ये किधर होगा, इस तरीके से होगा डाउनवर्ड। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ये तो भी एक प्लेन में है, इसको अगर मैं बोर्ड पे सीधा कर दूंगा, तो अगर फिंगर कर्ल करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड आएगी। इसको अगर ऐसे देखोगे, अगर ये सीधा हो क्लॉकवाइज, तो ऐसे करोगे फिंगर किधर आएगी, इनवर्ड। तो इसको इनवर्ड भी लिख देते हैं कई बार, क्या लिख देते हैं, इनवर्ड। अगर फ्रंट व्यू की बात करोगे, इसकी बात करोगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ये तो मैंने एक प्लेन बना लिया सिंपल इस तरीके से। तो इसको अगर मैं एक फ्रंट व्यू पे अगर देखता हूँ, तो ये डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड आएगी। इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये नोट करो आप। फिर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज तो क्या कहानी होगी, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने, बस इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। देखो चेंज क्या करेंगे, ये हट जाएगा इधर से, और डायरेक्शन ये बदल जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन ये बदल दी मैंने सिंपल इस अप्रोच को लगा के। और ये पॉइंट हो गया इस बार ए, और ये पॉइंट इस बार क्या हो गया, बी, है ना। और किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी डेल्टा थीटा, और ये किधर जाएगा, ए टू बी, है ना। इस तरीके से पार्टिकल किधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। ये मैंने सेम बना दिया ताकि समझने में आसानी रहे। तो फिंगर कर्ल कैसे करेंगे, ए टू बी, फिंगर कर्ल किधर होगी, ए टू बी, और डेल्टा थीटा ये सब चेंज हो जाएगा यहाँ से। ये देखते हैं कितना आएगा, ठीक है, फ्रंट व्यू और इनवर्ड, है ना। तो इन सब की बातें देख लेते हैं। तो जो डेल्टा थीटा होगा उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो वही राइट हैंड थंब रूल। तो इस बार पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर कर्ल करो ए टू बी, तो ए टू बी अगर फिंगर कर्ल करोगे तो थंब किधर आएगा, बाहर, है ना। और अगर इसको प्लेन में देखोगे, जैसे ये प्लेन है पूरा, इस प्लेन में, तो सर्कल को अगर उठा के मैं सीधा कर देता हूँ, उस पर देखूंगा फिंगर कर्ल करूंगा तो डेल्टा थीटा किधर आएगा, अपवर्ड, है ना। तो फिंगर कर्ल करोगे तो डेल्टा थीटा किधर आएगा, अपवर्ड। तो डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड। यानी डेल्टा थीटा जो होगा डिस्प्लेसमेंट, उसके डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड लिख सकते हैं। क्योंकि थंब किधर डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन कैसी है, क्योंकि थंब की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। भाई थंब की डायरेक्शन से हम किसको देखेंगे, डेल्टा थीटा को। और फ्रंट व्यू से अगर आप देखोगे कैसे दिखेगा आपको, फ्रंट व्यू से दिखेगा आपको आउटवर्ड। देख लो, इसको सीधा करो जरा, फ्रंट व्यू करोगे तो थंब किधर आएगा, आउटवर्ड, है ना। और आउटवर्ड को कैसे दिखाएंगे, ये डॉट करके दिखाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को भी डिफाइन किया जा सकता है, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसमें एक छोटी सी बात और सुन लो, फिर एक साथ ही नोट कर लेना है। जैसे सर्कल का ये कर्व है इस तरीके से, तो डेल्टा थीटा को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे अगर ये एंगल इनिशियली कितना था, θ1, और ये एंगल यहाँ से कितना था, θ2,
2, ये θ1 और θ2। आपको बोल देगा कि बताओ एंगुलर, ये तो ए है और ये क्या है बी, और ये रेफरेंस लाइन है, सिंपल है ना। आपको बोल देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, ये है इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो इस केस में जो डेल्टा थीटा होगा वो क्या होगा, डेल्टा थीटा कितना होगा, वो होगा θ2 माइनस θ1। कितना होगा, θ2 माइनस θ1, यानी ये जो आएगा ना वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी इसी को बोलेंगे डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। वो देखना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट उसने क्या लिया है। अगर वो पहले ही रेफरेंस से θ1 ऊपर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये बात आपने लिख ली होगी, तो ये हो गया डेल्टा थीटा। ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक दो टर्म होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा आगे चल के। एक मेरे पास होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना रेवोल्यूशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम का मतलब देखो, जैसे 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हुए, 10 रेवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10, है ना। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन किए, कितनी बार घुमा वो, कितनी बार चक्कर उसने काटा, 10 रेवोल्यूशन, नहीं 10 बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10। अगर वो 1 सेकंड में 15 रेवोल्यूशन हुए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी, सिंपल है ना। तो ये क्या होती है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितने रेवोल्यूशन उतनी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में कितनी बार घुमा पार्टिकल, 10 बार घुमा सर्कल पे, तो फ्रीक्वेंसी होगी 10। एक मेरे पास होता है टाइम पीरियड। एक मेरे पास क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है ना, PERIOD, ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यानी 1 रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे 1 रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, सपोज आपको लगे 5 सेकंड, है ना, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। यानी जब आप सर्कल पे एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, एक रेवोल्यूशन पूरा किया, तो वो पूरा करने में कितना टाइम लगा आपको, 5 सेकंड। तो उसको क्या बोल देंगे, 5। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो अगर एक रेवोल्यूशन करने में आपको को 10 सेकंड लगे, है ना, यानी एक पॉइंट से चले आप सर्कल के और दूसरे पॉइंट तक आने में, जैसे आप ए से चले तो ए पॉइंट तक जाते आते फिर से जब आप यहाँ पे पहुँचे तो कितना टाइम लगा आपको, 10 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ये आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटी सी बात हो रही है, जैसे इन दोनों में रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होगा, यानी एफ रेवोल्यूशन कितने में हुए, 1 सेकंड में। एफ रेवोल्यूशन कितने में हुए, 1 सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 1/f सेकंड, 1/f सेकंड। तो टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 1/f सेकंड। तो ये तो टाइम पीरियड ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं, t = 1/f। क्या लिख सकते हैं, t = 1/f। ये मेरे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं ना। एफ रेवोल्यूशन में 1 सेकंड, तो 1 रेवोल्यूशन में 1/f सेकंड। तो टाइम कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा, 1/f। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो स्टैंडर्ड, ये चाहिए सबने लिख लिया। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में एक मेरे पास था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब किसकी बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी पिक्चर में आती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पिक्चर में आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी टर्म है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, बी वाला जो पार्ट है वो है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ चुके हैं, यानी क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ओमेगा से। किससे डिफाइन करेंगे, ओमेगा से, इस तरीके से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है,
लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा वी, वो कितना होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ये तो पढ़ा था हमने काइनेमेटिक्स में। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा को लिखूंगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सिंपल, क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये लगा सकते हैं। और अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, यानी किस में डिफाइन करेंगे इसको, रेडियन पर सेकंड में। यानी हर सेकंड में पार्टिकल कितना एंगल घूमा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और डायमेंशन कैसी होती है इसकी, डायमेंशन निकाल सकते हैं, थीटा तो डायमेंशन ऐसी होता है, तो m0 L0 और t0, और टाइम कितना होगा, ये होगा t की पावर, ये सिंपल t हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या आएगी, t की पावर -1। तो डायमेंशन को याद रखना, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है एंगुलर वेलोसिटी का, ये होता है t की पावर -1, और डिफाइन किस में करेंगे, रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो एक दो बातें और कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे तो ए पॉइंट बोल दो यहाँ पे, बी पॉइंट। अब मैंने बोला ना ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि एक सेकंड में पार्टिकल कितना घुमा, 30 डिग्री, तो बताओ ओमेगा कितना होगा, बताओ ओमेगा कितना होगा, ये पूछ लिया, इसकी वैल्यू पूछ ली एंगुलर वेलोसिटी की। तो एक सेकंड में कितना घुमा, 30 डिग्री, तो कर सकते हैं सिंपल। तो पहले 30 को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, तो 1 से ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। क्योंकि मैंने बताया था जब भी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू को आपको रेडियन में रखना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में 30 डिग्री घुमा, तो 30 को पहले किस में कन्वर्ट किया, पाई बाय 6 रेडियन में। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ओमेगा कितना है, डी ये है मेरे पास डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ, ये हुआ पाई बाय 6, और टाइम कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड में घुमा ना, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी इतना ओमेगा वो घूमेगा पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो एक और सवाल देख लेते हैं, इधर कर देता हूँ मैं। अगर आपसे बोल दे कि 2 सेकंड में कितना घुमा, 60 डिग्री, तो बताओ ओमेगा, 2 सेकंड में कितना घुमा, 60 डिग्री, तो ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करूँ, इस 60 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाय 180, यही करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 3, तो कितना आएगा, पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, कितना हो गया, पाई बाय 3। तो ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से, ओमेगा कितना होगा, डी थीटा, यानी ये कितना है, पाई बाय 3, ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना है 2 सेकंड, है ना, कितना है 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड, यानी ओमेगा कितना आएगा, पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड। अगर 2 सेकंड में कितना घूमेगा, 60 डिग्री। तो ऐसे वैल्यू रख के यहाँ पे ओमेगा निकाल लेंगे, ये नोट कर लो, फिर थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट में हटा देता हूँ। देखो, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओमेगा निकाला है, जैसे मैंने यहाँ पे ओमेगा निकाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा तो मैं निकाल चुका हूँ। तो जैसे ओमेगा कितना होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एवरेज की, है ना, जैसे यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज निकालते थे यहाँ पे डी, ये ऐसे करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। तो ये क्या आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है एंगुलर स्पीड का, तो क्या करेंगे, जैसे लीनियर में करते थे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वैसे यहाँ पे कर सकते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा एवरेज। अच्छा, ओमेगा को किसी इंस्टेंट में भी निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो कितनी होगी, डी थीटा बाय डी टी, है ना। ये सब हमने काइनेमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा था जब वेलोसिटी की बात की थी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, डी थीटा बाय डी टी, इतनी बात आपको याद रहेगी। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो, डी थीटा बाय डी टी से क्या देख सकते हो कि जो ग्राफ मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ ऑफ थीटा और टी, ग्राफ ऑफ थीटा और टी, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप मुझे देगा ओमेगा। स्लोप क्या देगा, ओमेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप करते थे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, डी वी बाय डी टी, यही होता था। तो वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। वैसे ही थीटा और टी यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा, जो स्लोप होगा, मुझे क्या देगा, वो देगा ओमेगा। जैसे वी टी का स्लोप क्या देगा, ए, वैसे थीटा टी का ग्राफ क्या देगा, ओमेगा। तो इतनी बात सबको ध्यान रहेगी, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये बात समझ आ गई सबको, थीटा टी का ग्राफ क्या देगा, स्लोप, ओमेगा। ओमेगा देगा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे मैंने ओमेगा यहाँ पे लिखा था अभी, क्या, डी थीटा बाय डी टी, ये लिखा था। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल टू
ओमेगा इंटू डी टी, ये भी लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ, क्या करता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये भी एक फॉर्मेट होता है, यानी अगर आपको ओमेगा दिया है और आपको थीटा अगर निकालना है तो उस फॉर्म का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो ये टर्म है यानी एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ, एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ यानी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा, अगर ओमेगा टी के बीच में कोई ग्राफ बना उसका जो एरिया होगा मुझे क्या देगा, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करेगा, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ मुझे क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डेल्टा थीटा। तो ध्यान रखना स्लोप क्या देगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा, सेम फिनोमिना है जैसे हम लीनियर के अंदर करते हैं, बस मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की जगह क्या आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो नोट कर लो आप, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे। चलिए लिख लिया सबने, चलिए हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, अब किसकी बात होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब छोटी छोटी टर्म होती है, इनको थोड़ा सा याद रखना है, इसको क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो किसकी बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, अल्फा से। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाय डी टी, है ना, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं अल्फा एवरेज की बात करूँ, किसकी, अल्फा एवरेज, तो कितना होगा, ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी इसी को क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। तो ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो हो गया एवरेज के केस में। इंस्टेंट के केस में भी लिख सकते हैं, अल्फा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना होगा, डी ओमेगा बाय डी टी, ये भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट के केस में। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। इसके बाद जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, तो जैसे यहाँ से देख सकते हो कि ओमेगा टी का जो ग्राफ होगा, ओमेगा टी ग्राफ स्लोप, ओमेगा टी का ग्राफ का जो स्लोप होगा मुझे क्या देगा, ओमेगा टी ग्राफ स्लोप विल बी डिफाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा टी का ग्राफ का जो स्लोप होगा मुझे क्या बताएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा, है ना, इस तरीके से ये लिख सकते हैं, है ना, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, या फिर इस फॉर्म में लिख लो। तो अल्फा टी का जो ग्राफ होगा ना, एरिया अंडर, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया निकालना, तो एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ, एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ डिफाइन क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर अल्फा टी ग्राफ आपको दिया है ना, यानी अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टी, ऐसे कुछ कंडीशन दी है, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो एरिया अंडर अल्फा टी का जो ग्राफ होगा उसको जो एरिया देगा मुझे क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। छोटे से टर्म को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, चलिए, है ना। तो ये कितना आ गया, एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख लिया। जनरली जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ ये टॉपिक, तो कोचिंग में तो होता ही है कि जैसे मैं ये टर्म लिखता हूँ तो उसी के नीचे मैं एक दो सवाल करा देता हूँ, बट मैं यहाँ पे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको ग्रैब करना है बस थोड़ा सा, है ना। तो ये हो गया अल्फा। अच्छा, ये टर्म आ गई, इसमें फिर थोड़ा सा और इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे ये है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अल्फा अगर मेरे पास लिखा है डी ओमेगा बाय डी टी, क्या लिखा है, डी ओमेगा बाय डी टी, तो मैं क्या करता हूँ ना, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। कर सकते हैं काम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी थीटा, यानी थीटा को मैं इधर लेके आ गया, उधर मैंने क्या लिखा, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। देखो डी थीटा को मैं इधर लेके आया तो कितना होगा, डी थीटा बाय डी टी। तो ये डी थीटा बाय डी टी क्या है मेरे पास, ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसी के बारे में तो पढ़ा था हमने, एंगुलर वेलोसिटी। यानी अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये लिख सकते हैं।
अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो डी थीटा को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रिलेशन ये भी आपको ध्यान रखना है एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में कि अल्फा और थीटा का जो रिलेशन होगा उसको इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी ओमेगा से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एंगुलर एक्सेलरेशन की कहानी आपको समझ में आई होगी, क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। हालांकि इसकी बात करेंगे आगे चलकर, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें इसकी बात करेंगे एक बार और, है ना, वहाँ भी थोड़ा सा रिलेशन होता है, वो ध्यान रखना है। तो उसको नोट कर लो आप। फिर इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करते हैं। ये नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये अंडर अल्फा टी ग्राफ मुझे क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे। तो ये था एक बेसिक मेरे पास, बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। इसके बाद एक जो बेसिक रिलेशन बचता है कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। उसके बेस पे कुछ बेसिक कंडीशन हमको देखेंगे और उसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी फिनोमिना हमने यहाँ पे किए, एक बेसिक था सर्कुलर मोशन के बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब कहानी क्या होती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।